Yes, dear students, good morning once again. Today we start our lesson 17 सांस सांस में बास। बच्चों, जिसके राइटर हैं, जिसके लेखक हैं एलेक्स एम जॉर्ज, और उसका हिंदी में जो अनुवाद किया है वो शशि सबलोक ने किया है। ठीक है। इस पाठ में हमें बांस के बारे में बताया गया है कि जो बांस है उसको हम किस तरह से प्रयोग करते हैं और कहाँ कहाँ उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आज हम इस पाठ के माध्यम से ये जानेंगे कि जो बांस है उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है और उसे हम कहाँ कहाँ किस प्रकार प्रयोग करते हैं। आइए इस पाठ को आरंभ करते हैं। सांस सांस में बांस। यस, एक जादूगर थे, चंगकी चंगल नबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के बाद छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। ये कहानी एक चंगी चंगल नबा, एक जादूगर थे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से करतब दिखाए, अनेक करतब दिखाए। और जब वो मरने वाले थे तो उन्होंने लोगों को बताया कि जब तुम मुझे दफनाओगे, मेरे दफनाए जाने के छठे दिन, यानी कि जब मुझे दफनाए हुए 6 दिन हो जाएंगे, तब तुम मेरी कब्र खोद कर देखना तो तुम्हें कुछ उसमें नया सा मिलेगा। यानी कि जब तुम मेरी कब्र को खोदोगे तुम्हें कुछ उसमें नया देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। यानी कि ये बड़ी आश्चर्य की बात है बेटा, कि कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई थी और उनकी मृत्यु को, जैसा कि उन्होंने कहा था कि 6 दिन के बाद जो है तुम मेरी कब्र को खोदना और उस कब्र में से तुम्हें कुछ नया देखने को मिलेगा। तो बच्चों, ऐसा ही हुआ। जब उनकी कब्र छठे दिन खोदी गई तो उसमें से क्या निकले? बांस के टोकरियों के अलग अलग तरह के बहुत सारे डिजाइन निकले और लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। यानी कि लोग जो थे ये सब देखकर हैरान हो गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसकी जो कब्र में खोद कर इन्होंने जो वो निकाली थी इसकी, देखने लगे कि क्या नया है। वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि उसकी कब्र के पास जो बांस की टोकरियों के अलग अलग तरह की डिजाइन रखे हुए हैं और उन लोगों ने क्या किया? उसकी नकल की और फिर वही डिजाइन बनाए। ठीक है। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में होता है। बांस जो है भारत के विभिन्न भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न हिस्सों में बहुत अधिक मात्रा में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सातों राज्यों में बांस बहुत उगता है। यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 7 राज्य हैं और इन सातों राज्य में ही जो बांस है इसका उत्पादन बहुत अधिक होता है। यानी कि बांस अधिक मात्रा में पाया जाता है, उगता है। इसलिए वहाँ बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। वहाँ पे क्या है बेटा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जिन राज्यों में बांस की मात्रा अधिक है वहां पर बांस की जो चीजें बनाई जाती है उनका बहुत अधिक चलन है। यानी कि बहुत अधिक ट्रेंड है, चलन होता है ट्रेंड होना। ठीक है। यानी कि वहां पर बहुत से जो लोग हैं बांस से बनी हुई चीजों का प्रयोग करते हैं। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यानी कि जो वहां पर लोग रहते हैं बांस के द्वारा बनाई हुई चीजों को बेचकर ही अपना रोजी रोटी कमाते हैं। यानी कि अपना पेट भरते हैं, भरण पोषण होता है अपना पेट भरना, अपने घर का गुजारा करना। इस भरण पोषण में इसका हाथ है। यानी कि बांस के बनाई हुई चीजों से ही
उनका व्यापार करके, उनको बेचकर ही जो धन कमाते हैं, उससे वे अपने घर का गुजारा करते हैं, अपना जो भोजन है उसका इंतजाम करते हैं। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। यहाँ पर इन्होंने इस पाठ में नागालैंड की बात की है, क्योंकि ये उत्तरी पूर्वी राज्य में है। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है, यानी कि जो वहाँ के लोग हैं वो इसको बहुत अधिक जो है वहाँ पर प्रचलन होता है। बहुत समय से उनका जो है ये रिवाज चला आ रहा है, और वे क्या करते हैं, बांस की बनाई हुई चीजों से ही अपना व्यापार करते हैं और उन्हीं चीजों का प्रयोग करते हैं, और वो नई नई चीजें जो है बांस से बनाते हैं। ठीक है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनाने शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। यानी कि इंसान ने, बेटा इंसान जो है उसके वह बहुत निपुण है, यानी कि अपनी कला में बहुत निपुण है, वह बहुत से कार्य करता है, यानी कि उसमें बहुत हुनर है, बहुत गुण है। ठीक है। तो वो अपने हाथ से बनाई हुई चीजें, यानी कि यहाँ पर हस्तशिल्प के बारे में कहा गया है कि जब वो अपनी हाथ से बनाई चीजें उन्होंने बनानी शुरू की, तो बांस की चीजें तभी से बन रही हैं। यानी कि जब से हस्तशिल्प शुरू हुआ, तब से ही बांस की जो चीजें हैं वो बननी शुरू हुई थी। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए और अब भी हो रही हैं। यानी कि जैसे लोगों की आवश्यकता होती है, नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग, यानी कि उसके हिसाब से ही जो है हस्तशिल्प उसमें बदलाव करते हैं और करते रहेंगे। क्योंकि पहले क्या था, टोकरियां बनती थी बांस की, आपने देखा होगा। आप मार्केट में जाते हैं तो सब्जी की शॉप पे बास्केट्स पड़ी होती हैं, वो भी बांस की बनी होती हैं। आप किसी हिली एरिया में जाते हैं तो वहां पर आप कैप देखते हैं, वो भी बांस की बनी होती हैं। बांस का अचार भी बनता है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं बेटा जो बांस से बनाई जाती हैं। तो कहते हैं कि इसमें जरूरत के अनुसार जो है बदलाव हो रहे हैं, हुए भी हैं और आगे भी होंगे। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। ये देखो कहा गया है कि इंसान का जो है बांस की बुनाई से तब से रिश्ता जुड़ा हुआ है जब इंसान ने भोजन इकट्ठा करना शुरू किया था। यानी कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंसान को भोजन इकट्ठा करना पड़ता था। तो जब उसने इकट्ठा करना शुरू किया, तभी से ही जो है बांस की बुनाई का दौर शुरू हुआ है। ठीक है। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीजें बनाई होंगी, जिसमें क्या पता बयां जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी होगी। आपने देखा होगा जो चिड़िया का घोंसला होता है, घोंसले आप लोगों ने देखे होंगे, पेड़ पर लटके होते हैं। तो जो उसकी शेप होती है, यानी कि जो उसका आकार होता है, जो हस्तशिल्प थे, यानी कि उनके आकार को देखकर ही उन्होंने बांस से टोकरियां बनाना सीखा। यानी कि जो उनको आइडिया मिला वो चिड़िया के या किसी और पक्षियों के घोंसलों से ही मिला कि किस प्रकार जो है चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, क्या आकार देती है, क्या वो उसको शेप देती है। ठीक है। तो ये हम जो साइड में दिया हुआ है, पहले हम इसको पढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ फिर स्टार्ट करेंगे। अब इसमें बताया गया कि बांस से मेरा रिश्ता, बांस से मेरा रिश्ता क्या है। बांस का यह झुरमुट मुझे अमीर बना देता है। इसमें मैं अपना घर बना सकता हूँ। बांस के बर्तन, औजार इस्तेमाल करता हूँ। सूखे बांस को मैं ईंधन, यानी कि जलाने के लिए, ईंधन होता है जो हम जलाने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे लकड़ी का प्रयोग करते हैं, तो बांस भी जलाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। बांस का कोयला जलाता हूँ, यानी कि बांस से कोयला भी बनाया जाता है। बांस का अचार खाता हूँ। बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई और फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर
मुझे मरघट ले जाया जाएगा। यानी कि क्या कहता है कि बांस का हमारे जीवन से किस प्रकार संबंध जुड़ा हुआ है। यानी कि हम लोग बांस के बर्तन, यानी कि आपने देखा होगा बास्केट होते हैं या बाउल्स भी बांस के डेकोरेशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो वहाँ पर बांस के ही प्रयोग किए जाते हैं। तो कहते हैं कि बांस के बर्तन बनाए जाते हैं, बांस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और बांस की टोकरियां बनाई जाती हैं, बांस का कोयला बनाया जाता है, बांस से और क्या बनाया जाता है, बांस का अचार भी बनाया जाता है। कई लोग जो है बांस का अचार बनाते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल होता है। जो पैकिंग में डब्बा मिलते हैं, बॉक्स मिलते हैं अचार के, उनमें बांस का अचार भी मिलता है। तो कहता है कि पूरी जिंदगी हम बांस के साथ गुजार देते हैं और अंत में, यानी कि जब इंसान की मृत्यु होती है, तो उस समय जब उसको मरघट यानी कि शमशान घाट में ले जाया जाता है, तो बांस पर लेटाकर ही ले जाया जाता है। यानी कि जब उस मृत शरीर को उठाया जाता है, कंधे पर ले जाते हैं, तो जिस पर वो उस डेड बॉडी को रखा जाता है बेटा, वो भी बांस से ही बनी होती है। यानी कि बांस की लकड़ियों से ही उसको बनाया जाता है। यानी कि कहता है कि हमारे बचपन से लेकर और अंत तक बांस का हमारे जीवन में महत्व है और बांस हमारा साथ देता है। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपचियों से ढेर चीजें बनाई जाती हैं। इसमें क्या कहा गया है कि बांस का जो प्रयोग है, हम केवल टोकरियां बनाने के लिए ही नहीं करते, इससे और भी बहुत खपचियां होते हैं जो इसकी वो बनती है ना, इसकी पतली पतली स्टिक्स ही होती हैं, उनको बोलते हैं, उनसे हम कहते हैं कि इसको बनाते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के इससे जो है हम इसका निर्माण करते हैं। इस प्रकार कहते हैं कि उस समय जो था टोकरियाँ खपचियों से ढेर सारी चीज़ें, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की जो है बांस से भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें कौन कौन सी बनाई जाती हैं, चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ बनाई जाती हैं, फर्नीचर बनाए जाते हैं, डेकोरेशन का सामान बनाया जाता है और मकान बनाने में भी यह काम आता है। यानी कि कई तरह का प्रयोग इसमें हम करते हैं। तो असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं, यानी कि एक जाल बनाया जाता है। ये देखो आपके सामने दिखाया गया है, ये कई तरह की इनकी शेप्स बनाई गई हैं। ये झाड़ू बनाई गई है, ये बास्केट है, ये जकाई है, यानी कि उससे जो है जाल भी बनाया जाता है। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई, यानी कि जाल जो है उसको जकाई कहते हैं, उससे मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर, यानी कि जो पानी की तह होता है, सतह उसकी जो बॉटम होता है उस पर रखा जाता है और धीरे धीरे उसे खींचा जाता है। यानी कि उसको जमीन पर रखते हैं और उसको धीरे धीरे खींचते हैं। बांस की कपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। यानी कि उनको इस प्रकार से टाइट किया जाता है, एक शंकु का आकार ले लेते हैं, जैसे शंख टाइप में, शंकु के आकार में। ठीक है, इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है, निचले सिरे पर खपचियां एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं। ये देखो, ये अंडाकार शेप है, नीचे जो है यहाँ पर इनको आपस में गूथा गया है, एक दूसरे से जोड़ा गया है, तभी इसका इस प्रकार बन गया है ना। तो खपचियों में तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। उस असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे और हाँ, उनकी पीठ पर दिख जाएंगे। जो टोकरियां बनाते हैं वो भी होती हैं और उनकी पीठ पर टंगी होती हैं बांस की बड़ी बड़ी टोकरी। यानी कि जब आपको कभी असम जाने का मौका मिले तो देखना बेटा, वहाँ पर जो लोग हैं वो जिस प्रकार की टोपियों का प्रयोग करते हैं, उन टोपियों में बनाने में, यानी कि खपचियों का, बांस की खपचियों का प्रयोग किया जाता है। बांस की पतली पतली जो एक स्टिक्स टाइप में होती है, चौड़ी सी, जैसे पंखे होते हैं ना, हाथ से करने वाले पंखे होते हैं, आपने देखा होगा। अब तो खैर कम हो गए हैं, पहले जो होते थे, आपकी मम्मा वगैरह से पूछना, उनको पता होगा। हाथ से चलाने वाले पंखे गर्मी के समय में जो हाथ से चलाए जाते हैं,
वो पंखे भी जो है बांस की कपचियों से ही बनाए जाते हैं, बांस से ही बनाए जाते हैं। तो कहते हैं कि जब आपको असम जाने का भी मौका मिले तो वहाँ पर आप देखना, वहाँ पर जो चाय के बागान हैं, वहाँ पर लोग जो है जो टोपियों का प्रयोग करते हैं वो भी किससे बनी होती हैं, बांस से। और जिन टोकरियों में वो चाय की लीव्स को रखते हैं, मतलब अपनी पीठ पर बांध देते हैं और उस पर जो है उन पत्तियों को डालते हैं, वो जो बास्केट बनी होती है वो भी किससे बनी होती है, बांस से ही बनी होती है। ठीक है। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी कि जुलाई से अक्टूबर तक जो है बहुत ज़्यादा अधिक बारिश होती है, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। यानी कि इस समय में क्या करते हैं लोग, जब बारिश का समय होता है, वो अपने समय को व्यर्थ ना करते हुए वो बांस इकट्ठा करते हैं, जिससे वो, ताकि उस समय में उनसे कुछ भी चीज़ें बना सकें। जो टोपी मिलती है, बास्केट बनाते हैं, पंखे बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, डेकोरेशन का सामान बनाया जाता है, ये सब जो है वो उस समय ही बनाते हैं जब जुलाई से अक्टूबर के समय बारिश का समय होता है। यानी कि उस समय का वो यूटिलाइज करते हैं, वेस्ट नहीं करते। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं, यानी कि उन बांसों को काटते हैं जिनको लगाए हुए 1 से, यानी कि मिनिमम 1 साल और अधिकतर 3 साल, मैक्सिमम 3 इयर्स और मिनिमम 1 ईयर हो गया हो। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं, यानी कि अगर 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं बांस को लगे हुए, अगर वो उस बांस को निकालते हैं या लाते हैं तो वो जरा सा फोल्ड करने पर टूट जाता है, क्रैक खत्म हो जाता है। तो इसलिए वो किस चीज़ को महत्व देते हैं कि जो बांस है 1 से 3 वर्ष तक का ही बांस हो। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। ये देखो, जैसा कि चित्र में आपको दर्शाया गया है। आप लोगों ने वो देखा होगा, शुगर केन, गन्ना होता है ना बेटा, तो उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही बना होता है, यानी कि जैसे एक होता है, उसको पोरी बोलते हैं, एक से दूसरे पर जाने के लिए गांठ बनी होती है। तो ऐसे ही बांस में भी जो है गांठ बनी होती है, और वे उस प्रकार के बांस को चुनते हैं, बांस की स्टिक को, जिसमें गांठ जो है दूर दूर होती है, ताकि उसको छीलने में, उसको साफ करने में और उसको मेंटेन करने में उनको आसानी रहे। अगर गांठ बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होगी तो उनको उसको छीलने में, उसको मेंटेन करने में, उससे बनाई वस्तुएं बनाने में उनको अधिक दिक्कत होती है। तो इसलिए वो ऐसे बांस का चुनाव करते हैं जिनकी जो गांठ है प्रॉपर गैप पर होती है। ठीक है। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपचियां तैयार की जाती हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, ये बांस को लेते हैं और इनसे पतली पतली जो छिलके होते हैं इनके ऊपर, इसकी जो इनकी कपची, जो इनकी चाकू के आकार होते हैं वो चांद की तरह होता है, जैसे सेमी चांद होता है ना, उस प्रकार आपने देखा होगा लोहे का चाकू होता है ये, काफी बड़ा, और इसकी शेप जो होती है चांद के आकार की होती है, अर्ध चांद, पूर्ण चांद नहीं, जब अर्ध चांद होता है वो आकार होती है इनके चाकू की। तो वो ये उन चाकू की मदद से उनको छीलकर खपचियां तैयार, इनकी पतली पतली जो स्टिक्स होती है, जैसे स्लाइस टाइप में उनको तैयार करते हैं। खपचियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है, यानी कि उनको कितना लंबा रखना है, कितना चौड़ा रखना है, ये सब वो पहले से ही तय कर लेते हैं। मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। यानी कि आसन, मैट, मतलब आसन यहाँ पर है मैट। कहने की बात यह है कि जो आसन जैसी कोई छोटी चीज बनानी है तो उसके लिए वो क्या करते हैं, दो या तीन या चार गठानों वाली लंबी खपचियां काटी जाए। वो क्या करती हैं, ऐसी स्टिक को उठाते हैं जिसमें 3 या 4 गांठें हो, इससे ज्यादा अधिक ना हो, ताकि वो जब बुनते हैं ना बेटा तो उसमें दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए वो ऐसे बांस का चुनाव करते हैं जिसमें 3 या 4 गांठें हों। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपचियां काटी जाएं। कहते हैं उसके लिए भी
जो है टोकरी बनाने के लिए जो है वो 3 या 4 जो है खपचियों का प्रयोग करते हैं, जिनमें 3 या 4 गांठें होती हैं। यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। देखो ये अब ये टोकरी बना रहा है, अब ये देख रहा है कि इसको किस प्रकार काटना है, तो ये ध्यान रखते हैं, देखते हैं कि हमें बांस को कहाँ से कितना काटना है और कितना इसको चीरना है। कपचियाँ चीरना उस्तादी का काम है, यानी कि उनमें से पतली पतली स्लाइसिस को काटना कोई आसान काम नहीं है। ये वही कर सकता है जो इसमें एक्सपर्ट होते हैं या जिन्होंने काम सीखा होता है। आम मतलब आम व्यक्ति जो है इसको नहीं कर सकता, क्योंकि इसको एक ही तरह से इक्वली काटना आसान नहीं है। तो उसको प्रॉपर वे से वही काट सकता है जो जिसमें इसका हुनर होता है कि उसमें गुण होना, यानी कि उसमें इस प्रकार का गुणन होता है। इस यानी कि बिना खपचों की मोटाई बराबर बनाए रखना हाथों की कलाकारी के बिना, यानी कि अगर उनके अंदर ये कलाकारी नहीं है तो वो इसकी मोटाई को, इसकी चौड़ाई को, इसकी लंबाई को बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि ये आसान नहीं होता। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लग जाता है, यानी कि जब ये काम सीखना होता है तो इस काम को सीखने में काफ़ी समय लगता है, यानी कि इस काम को करना आसान नहीं होता। इस काम को करने में उन्हें काफ़ी समय लग जाता है। तो टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी होता है, यानी कि जब हमें बांस की स्टिक से, जो उसकी छड़ी होती है, उससे कुछ भी अगर हमें बनाना है, बांस के बर्तन बनाने हैं, बांस की टोकरी बनानी है, बांस की टोपी बनानी है, बांस का आसन बनाना है, बर्तन बनाने हैं या कोई डेकोरेशन का सामान बनाना है, तो उससे पहले हमें यह जरूरी होता है कि उन खपचियों को चिकना किया जाए, यानी कि उनको घिसकर बिल्कुल चिकना किया जाए ताकि वो हाथ में ना लगे। जैसे हाथ का पंखा होता है ना, गर्मी में जब लाइट जाती है तो हाथ से पंखा करते हैं, तो वो भी बांस की खपचियों से ही बनाया जाता है। तो उनको अगर वो खुरदरा होगा तो हमारे हाथ में लग जाते हैं, बर्तन है वो भी हमारे हाथ में लग सकते हैं, तो उनको हाथ में ना लगे इसलिए खपचियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी होता है। यहाँ फिर दाव काम आता है। खपची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में, यानी कि यह भी एक औजार होता है जिसमें हम क्या करते हैं, उसको खपचियों को चिकना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। उस औजार को बोलते हैं दाव। दाव का धारदार सिरा खपचियों को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। ये देखो जिस प्रकार ये बना रहे हैं, इसके एक हाथ में दाव है और एक हाथ में स्टिक है। तो जो छोटी उंगली होती है उसको नीचे रखते हैं और ऊपर से उसको जो दाव होते हैं उससे उसको छीलते हैं, उसको चिकना करने के लिए। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दांव को अंदर की ओर दबाता है और दांव खपची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। देखो किस प्रकार ये तरीका बताया गया है कि किस प्रकार वो जो है खपचियाँ बनाई जाती हैं, उनसे उनका खुरदरापन जो है खत्म किया जाता है, या किस प्रकार उनको चिकना किया जाता है, कैसे उनकी घिसाई की जाती है। जब तक खपची एकदम चिकनी नहीं हो जाती यह प्रक्रिया दोहराई जाती है, यानी कि जब तक उस खपची को चिकना नहीं होती, यानी कि उसके अंदर चिकनी नहीं बनती वो, तब तक जो है उसको वो घिसते ही रहते हैं, उसको घिसावट करते हैं ताकि उसमें जो है खुरदरापन उसका खत्म हो जाए। यह प्रक्रिया जो है कई बार दोहराई जाती है। क्यों दोहराई जाती है? खपचियों को चिकना करने के लिए, ताकि वो चिकनी हो जाए। इसके बाद होती है खपचियों की रंगाई, यानी कि इसके बाद क्या किया जाता है, खपचों की रंगाई की जाती है, यानी कि उनके कलर लगाया जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के कलर से उनको कलर किया जाता है। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है, यानी कि उनको कलर करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है।
यानी कि जिन खपचियों को काला रंग देना होता है वो क्या करते हैं, काले रंग के लिए उसमें वो आम की जो छाल होती है, आम के पेड़ की जो छाल होती है ना बेटा, उसमें लपेट कर, खपचियों को उसमें लपेटा जाता है और उसको जमीन में मिट्टी के अंदर दबाया जाता है, तभी उनमें वो काला रंग आता है। और जो दूसरे रंग हैं उनको रंग देने के लिए उनमें गुड़हल और इमली के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपचियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। देखो आपके समक्ष दिखाया गया है कि कैसे वो टोकरी की बुनाई कर रही है, आड़ा तिरछा रख रही है, कभी इसको आगे करती है कभी उसको पीछे करती है। ये उसने जो है खपचियों को आड़ा टेढ़ा रखा हुआ है। फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है, यानी कि एक बाना ऊपर की तरफ ले जाया जाता है, दूसरा बाना जो है नीचे की तरफ ले जाया जाता है। तो इस प्रकार जो है चेक का डिजाइन बनता है। पलंग के निवाड़ की बुनाई की तरह, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में फोल्डिंग होते हैं, फोल्डिंग में भी बुनाई इसी प्रकार की होती है, यानी कि एक जो स्टेप ऊपर की तरफ होता है और एक स्टेप नीचे की तरफ। ठीक है। टूहल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपचियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिर को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। तो बच्चों इन्होंने बताया कि किस प्रकार हम खपचियों से टोकरी की बुनाई करते हैं। तो आज हमने पाठ पढ़ा सांस सांस में बांस, जिसमें हमें बताया गया कि बांस का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं और कैसे करते हैं और बांस से हमारा रिश्ता क्या है। ठीक है। तो आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।